पंजाब में मान सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया है। मान सरकार का ये बजट अब तक का सबसे महंगा बजट बताया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य, एजुकेशन और कृषि सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। साल 2024-25 में पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए मान सरकार के द्वारा तीसरा बजट पेश किया गया। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री हरपाल चीमा सीएम मान से मिले और दोनों में फुलकारी कवर वाले बजट टैबलेट के साथ फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद विधानसभा के अंदर वित्त मंत्री हरपाल चीमा की तरफ से साल 2024-25 के लिए 2,04,918 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पंजाब का बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। क्या बात। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पंजाब सरकार अपने इस बजट में जनता को बड़ी राहत दे सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। हालांकि इस बजट में सरकार ने राहत भले ही ना दी हो, पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में 1 घंटे 20 मिनट तक बजट पढ़ा और इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं से लेकर उसकी उपलब्धियों तक के बारे में बताया। 2 लाख करोड़ से ज्यादा के इस बजट में सरकार ने एजुकेशन, मेडिकल, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया। माननीय स्पीकर साहब, डायरेक्टोरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा प्रदान किए गए अगाऊ अनुमाना अनुसार मौजूदा साल विच पंजाब दी विकास दर चालू साल के दौरान सर विकास दर 9.41% रही है सर। 9.41% रही है सर। फरवरी तक सर, मार्च ਨੂੰ ਛੱਡ के फरवरी तक पंजाब दा अपना टैक्स मालिया सर 14% नाल ਵਧਿਆਗਾ। एक बहुत बड़ा सर जंप आ पंजाब के टैक्स मालिए के अंदर। मान सरकार के इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5,264 करोड़ का बजट, स्पोर्ट्स के लिए 272 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 3,154 करोड़, शिक्षा के लिए 16,987 करोड़, खेती बाड़ी के लिए 13,784 करोड़ का बजट पास किया गया। इसके अलावा बजट में मुफ्त सेवाओं को लेकर सरकार ने बताया कि किसानों के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रहेगी, 300 फ्री यूनिट बिजली की स्कीम जारी रहेगी। हालांकि बजट में महिलाओं को 1,000 रुपए देने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। बजट में इस बात को लेकर भी खुलासा हुआ है कि पंजाब सरकार पर दिनों दिन कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा वक्त में पंजाब सरकार पर 3.53 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले 30,465 करोड़ रुपए ज्यादा है। वहीं राज्य की विकास दर 13% तक पहुँच गई है। किसानों ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ उन्नत किसान स्पीकर साहब शुरू किया गया। साडी सरकार ने लगभग पंजाब के 87,000 किसानों ਨੂੰ 33% ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ और इस दे ਲਈ 9,330 करोड़ रुपए की वंड की गई है इस साल के दौरान सर। वहीं बजट से पहले कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें सरकार की तरफ से लिए गए कर्जे और सीएम द्वारा विधायक कोटली को बोले गए शब्दों को लेकर रोष प्रकट किया गया। आज तक ब्यूरो। विपक्षी दल कांग्रेस मान सरकार के इस बजट को खोखला बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ सरकार ने राज्य को कर्जे में डुबो दिया है। जब इनकी गवर्नमेंट बनी है 22 अप्रैल में, वहां से लेकर इस साल की जनवरी एंड तक 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा उठा लिया और ये दोनों महीने फरवरी और मार्च के इन्होंने ऐड नहीं किए। तकरीबन 7,000 करोड़ इसका होगा, तो ये 67,000 करोड़ का कर्जा उठा लिया। कोई आप बात बताएं, नौजवान हमारी बच्चियों को, माताओं को, बहनों को प्रॉमिस किया 1,000 रुपया हम भत्ता देंगे महीने का, कहीं नहीं। ओल्ड एज पेंशन्स का हम 1,500 देते थे, 2,500 इनका प्रॉमिस है, कहीं नाम नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज बजट में कोई ऐसी विशेष चीज नहीं जिसको
आपके सामने और लोग ये कहें कि ये तोहफा आया। ठीक कहा बाजवा साहब ने, 1500 रुपए पेंशन, आपने 2500 रुपया कहा था। आपने मुआवजा का जो राशि बताई है, कितना मुआवजा दिया है मैंने पढ़ा, 450 के 500 करोड़ के नीचे नीचे कोई मुआवजा। आप तो कहते मुर्गी का मुआवजा दूंगा, आप कह रहे थे बकरी का मुआवजा दूंगा, और 550 हमने 10,000 करोड़ की मांग की थी बाजवा साहब ने, क्योंकि सड़कें, स्कूल, अस्पताल, लोगों की फसलें, और उतना तो नुकसान अब हो गया होगा। किसी प्रकार की कोई तजवीज, और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम आपका नोटिफिकेशन है, हमारे पास कॉपी है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बजट को लेकर सरकार को घेरा है और कहा है कि इस बजट ने पंजाब को लेकर उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया है। आज पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट पेश किया। यह बजट दे विच उन्होंने दस्सिया भी बहुत घट है ते लुकोया उदों वध है। तुसी इस बजट दे विच सरकारी आंकड़े दिते हैं कि जिहड़ा कर्जा थोड़े पहले साल 31,000 सी, वो दूसरे साल 36,000 हो गया। हुण वो कर्जा 24-25 दे विच, यानी जिहड़े इस साल दे विच वो 38,000 करोड़ तो उत्ते हो गए। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੇਗਾ, ਇਹ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਤੁਹਾਡਾ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, मतलब थोड़ी आमदन तो 26,000 करोड़ रुपये खर्चे वध सी, ते तुसी इस साल दे दस रहे हो 30,000 करोड़ रुपये खर्चे वध हो गए। यानी तुसी इस गल दा पूरी तरह इस्तकबाल कर रहे हो कि सरकार कर्जियां दे उत्ते चलेगी, समझे नहीं। लोकसभा चुनावों को लेकर पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर भले ही अब तक कोई भी बात नहीं बन पाई हो, लेकिन इसी बीच एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही सुखदेव सिंह ढींसा की शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने अपना विलय सुखबीर बादल की शिरोमणि अकाली दल में करके एक बड़ा फैसला किया। चंडीगढ़ से सुखदेव सिंह ढींसा के आवास पर इस विलय का ऐलान किया गया और वहीं सुखबीर बादल ने ढींसा के घर वापसी पर उन्हें प्रकाश सिंह बादल का पद देते हुए पार्टी सरपरस्त घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि 6 साल पहले सुखबीर बादल से विवाद के चलते ढींसा ने अकाली दल से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली थी और बीजेपी के साथ अलायंस का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब जब दोनों के बीच दूरियां खत्म हो गई हैं तो कयास ये लगाया जा रहा है कि पंजाब में सियासी समीकरण बदल सकता है और अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन फिर से हो सकता है, जिसके सूत्रधार सुखदेव सिंह ढींसा बन सकते हैं। उन्होंने सारे ने फैसला किया कि जो तुसी फैसला किया और करोगे सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मंजूर है। मैं उन्होंने भी साडी पार्टी के सारे आगुओं का भी धन्यवाद करदा कि उन्होंने मेरे ते बहुत बड़ा भरोसा प्रगट किया। और दूजा यह है कि अगे तो भी असीं चाहुंदे हां कि जे कोई किसी का कोई गुस्सा गिरा है वो भी दूर करे और उस तो बाद कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होएगी जिहदे नाल कोई पार्टी दुफाड़ आवे। जे कोई होएगा अगलियां गल्लां जिहड़ियां हैगियां असीं बैठ के करांगे। अज होर इस तो वध कुछ नहीं कहना, क्योंकि अज तो बाद असीं इकट्ठे बैठ के गल करांगे और जिहड़ी अगली स्ट्रेटजी होएगी कोई असीं इकट्ठे बैठ के गल करांगे। जे पंजाब नूं बचाउणा है, मैं समुचे पंजाबियां नूं ते खालसा पंथ नूं हत्थ जोड़ के बेनती करदा है, जे पंजाब नूं बचाउणा है अकाली दल नूं तगड़ा कर लो। अकाली दल थोड़ी दिल दी धड़कन है, थोड़ी जान है, पंजाब दी जान है, पंजाब दी लोकां दी दिलां दी धड़कन है। पंजाब नूं बचाउण वास्ते इक्को एक पार्टी है जिहड़ी अपनी जान अपने निशावर कर सकदी है, वो अकाली दल है। मैं सारी जिहड़े लोग कोई किते किसी कारण दूजियां पार्टियां भी अकाली दल नूं छड्ड के या कोई नाराज जे मेथों कोई गलती हुई होए मैं उन्हां तो हाथ जोड़ के माफ़ी भी मंगदा है। सुखदेव सिंह ढींसा के बेटे परमिंदर सिंह ढींसा को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो संगरूर में चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अकाली दल में वापसी के बाद आज तक से खास बातचीत में परमिंदर सिंह ढींसा ने क्या कहा है, देखिए। सुखदेव सिंह ढींसा के बेटे परमिंदर हमारे साथ है, सीधा उनसे बात करते हैं। ये जो मर्जर है कितना अहम है और ये पड़ाव कितना अहम है पंजाब के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ आज समय की ज़रूरत थी कि अकाली दल बंट गया था, उसके कारण कमज़ोर भी हुआ है
और हमारा सिर्फ एक ही निशाना है, पंजाब और पंथ को मजबूत बचाने के लिए मजबूत श्रोमणी अकाली दल चाहिए। उसके बिना ना तो पंजाब की लड़ाई लड़ी जा सकती है, ना ही हमारे जो पंथक इशू हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। सो हमारा सिर्फ एक ही निशाना है कि हमने अकाली दल को मजबूत करके पंजाब को बचाना है, पंजाब के जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना है। पहले डिफरेंसेस सीखे और डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो गए इन्हें। हाँ जी, देखो डिफरेंसेस तो हर पार्टी में हो जाते हैं समय पे इश्यूज, पर बात यह भी हो सकता है बाद में भी पार्टी के अंदर भी होते हैं डिफरेंसेस, पर उनको रिजॉल्व हम करेंगे। जो मेजर तो रिजॉल्व हो चुके हैं, बाकी हम बैठ के रिजॉल्व करेंगे। और भविष्य के लिए मैं समझता हूँ कई बार हर इंसान की हर बात मानी भी नहीं जाती, तो कई इश्यूज पे हमने अपनी रिलैक्सेशन दी है, हमने छोड़ दिए अपने वो, हमने जो जिनको लेके थे कुछ इश्यूज उन्होंने छोड़ दिए और इकट्ठे चले। लेकिन आपका नाम चल रहा है संगरूदी सीट वास्ते। अभी कुछ नहीं है। देखिए मैं सच ही आपको सही बात बताता हूँ, ये तो ना तो मैं पहले कैंडिडेट था, पिछली बार भी मुझे कैंडिडेट पार्टी ने बनाया, मुझे कहा भी आपको, मैं तब एमएलए था, कहते आपको लड़ना पड़ेगा। सो क्योंकि मैं पिछली बार चुनाव लड़ा इसलिए शायद लोग सोचते हैं इस बार भी आप लड़ेंगे, वो तो आगे जाके पार्टी में बैठ के जो भी फैसला होगा उसके अनुसार चलेंगे। मैं अभी कोई कैंडिडेट नहीं। संगरूर में आपको लगता है, क्योंकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की भी सीट रही है वो, और दबदबा रहा है, अब तो उसके बाद सिमरनजीत मान के पास गए, तो आपको लगता है वहाँ पे असली चैलेंज है? देखो बात तो है, जो इंसान तो वो है जो हमेशा चैलेंजेस से लड़ता रहे। अगर आप चैलेंजेस को देखकर अगर बैठ जाएंगे तो फिर कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, चैलेंजेस हैं, उनको हम तगड़े होकर लड़ेंगे, पार्टी इकट्ठे होकर लड़ेगी। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के साथ क्या आपको लगता है अलायंस होना चाहिए? उस पर मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब तक पार्टी में हम बैठ के कोई दोबारा विचार नहीं करेंगे, उससे पहले मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। वो अभी पार्टी फैसला करेगी क्या करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में तेजी के साथ बदल रहे सियासी समीकरणों के बीच अब आपको दिखाते हैं लुधियाना सीट का मिजाज कि आखिर इस बार चुनाव में यहां की जनता क्या चाहती है। लुधियाना तक 113 किलोमीटर का सफर 1 घंटे 9 मिनट में पूरा होता है। लुधियाना लोकसभा सीट की बात करें तो आजादी के बाद से लेकर अब तक यहां कांग्रेस और अकाली दल का दबदबा रहा है। 2009 में यहां से कांग्रेस नेता मनीष तिवारी सांसद चुने गए। 2014 और 2019 में कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू सांसद बने, लेकिन 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा। आम आदमी पार्टी ने यहां की 9 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एक विधायक शिरोमणि अकाली दल का चुना गया। वंदे भारत चुनाव यात्रा में हम पहुंचे लुधियाना, और लुधियाना में यहां अमर शहीद यानी परमवीर चक्र विजेता फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह शेखों के ये स्मारक पर पहुंचे हैं, जहां इन्होंने इस एक छोटे से जहाज से पाकिस्तान के नाको दम कर दिया था 1971 की लड़ाई में, जब श्रीनगर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। उस समय इन्होंने इसी लड़ाकू विमान से पाकिस्तान की सेना को नाको चने चबवा दिए थे। ये इनके पी के वाच वाले थे, इनका ये दिमाग था। ये लड़ाई के दौरान इन्होंने बहुत मेहनत से, जद्दोजहद से अपना पाकिस्तान वालों को खदेड़ा और इनके ऊपर विजय प्राप्त करके आप वीर गति को प्राप्त। परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया और आज सारे लोग सिर झुकाते हैं इनके आगे। तो ये यहाँ का रिश्ता था, और अब आगे चुनाव आने वाले हैं, तो इस शहीद की धरती पर, शहादत की इस धरती पर, जहां चमकौर साहब बिल्कुल नजदीक हैं, जहां साहिबजादों ने अपनी कुर्बानियां दी, तो ये शहर के लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेके, आगे सरकार को लेके, और पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, उसको लेके आप लोगों ने क्या मन बनाया? हम तो यही कहते हैं, जो आने वाला भविष्य है हमारा लुधियाने का, इतना उज्जवल होना चाहिए। कारोबार देखो आप बिल्कुल जीरो हो गया है, ठीक है ना। हौजरी लाइन में मैं करता हूँ, हौजरी लाइन बिल्कुल खत्म हो रही है। लुधियाना का नाम सुनते ही जो छवि सामने आती है वो आती है एक औद्योगिक शहर की। ऐसा शहर जहां कपड़े से लेकर सिलाई मशीन और सिलाई मशीन से लेकर साइकिल तक सब कुछ बनता है, मैन्युफैक्चर होता है। लगभग हजारों यूनिट्स ऐसे हैं जो अलग अलग कंपोनेंट बनाती हैं। हम पहुंचे हैं यहाँ एक होजेरी यूनिट में, जहां रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं।
यहाँ हम बात करें, मनोज जैन हमारे साथ हैं। नमस्कार मनोज, आने वाले चुनाव को लेके माहौल बनना शुरू हो गया है, तो क्या लग रहा है कि इंडस्ट्रीज और आपके फील्ड के लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जा रहा है चुनाव? सर, इंडस्ट्री की बहुत उम्मीदें हैं सरकार से। बहुत सारी चीज़ें सरकार ने काफ़ी चीज़ें की भी हैं, जैसे PLI स्कीम, मैं एक नाम ले देता हूँ। सो बहुत सारा कपड़ा जो चाइना से आ रहा है, वी आर ट्राइंग कि मेड इन इंडिया कुछ हो जाए। सो PLI स्कीम के अंडर अगर मैं बात करूँ तो अगर वो मशीनें और यहाँ पे सेटअप हो जाता है, अगर बड़े उद्योगपति इन चीज़ों को मशीनों से कपड़ा यहाँ बना पाएँ तो हमें चाइना से डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कपड़े के लिए। मुझे लगता है कि एक बार बीजेपी को आना चाहिए, बीजेपी को सर एक बार आना चाहिए यहाँ पर भी। तो जहाँ तक कि उन्हीं का लहर है तो फिर एक बार यहाँ भी तो आना ही चाहिए ना उनको। कि मैं बाइसाइकिल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। तीसरी हमारी जनरेशन बाइसाइकिल इंडस्ट्री की है। जिस लोगों से हम दुखी होकर दूसरे को वोट देते हैं तो पता लगता है कि घड़ी की सुई तो शायद 1 मिनट बाद में चक्कर लगाती है, इससे पहले वो बंदा खिसक के दूसरे की वॉशिंग मशीन में चला जाता है। तो हमारी वोट का फायदा क्या है? समाजवादी से हम हैं। हाँ जी। तो आप वोट करने के लिए यूपी जाएंगे जब चुनाव होंगे? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। लुधियाना की एक और बड़ी पहचान जो अब धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है, शहीद सुखदेव राजगुरु जी का ये जन्म स्थल है। इसी कमरे में उनका जन्म हुआ था 15 मई। और यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो बड़ी मुश्किलों से, चूंकि नई पीढ़ी को इस नौघरा की और शहीद सुखदेव के जन्म स्थान की कोई जानकारी नहीं है। सरकारें कई आई, कई चले गई, कांग्रेस आई, अकाली आए, और अब ये सरकार अब 2 साल से ऊपर हो गया है। मैं समझता हूँ इनको भी कोई ध्यान नहीं है। इनको ध्यान इसलिए नहीं कि ये भगत सिंह को उठा रहे हैं अकेले। मैं खटखट कला में भी गया हूँ 18 सितंबर लास्ट, जब उनका जन्मदिन था तो वहाँ पे हमारे को सम्मानित किया। मैंने भगवंत मान जी को ये आश्वासन दिया कि शाल की हमें ज़रूरत नहीं, हमें तो उनका मान सम्मान चाहिए। मान सम्मान इसको मिलता नहीं। वो कहते जी 1 हफ्ते में। आज उसी बात को भी 1.5 साल हो गया, सरकार को 3रा साल जा रहा है, सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वंदे भारत चुनाव यात्रा में हम सफर कर रहे हैं लुधियाना से जम्मू, और जम्मू से फिर हमें माता वैष्णो देवी कटरा तक जाना है। हम आपको जम्मू ले चलेंगे और जम्मू में हम बताएंगे कि वोटरों का मूड क्या है, चुनाव यात्रा में किस तरह के रंग चुनाव के लिए लग रहे हैं, और आगे उनकी चटक और चमक कैसे बढ़ने वाली है। आम जनता के, आम वोटर के दिल में झांकेंगे और ये देखेंगे कि इस वंदे भारत से सफर करने वाले लोग और जम्मू में रहने वाले लोग दोनों क्या सोचते हैं।